नमस्कार, खास खबर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की। भोपाल से गोवर्धन दांगी के खिलाफ प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल की सांसद जो है, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। बता दें कि कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली और शाम 5:30 बजे का वक्त भी मुकर्रर किया गया था कि थाने वो जाएंगी अपने समर्थकों के साथ। आपको बता दें कि गोडसे को देशभक्त कहने पर प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से गोडसे को देशभक्त कहा गया था, जिस पर गोवर्धन दांगी ने बयान दे दिया था और गुस्से में ये कह दिया था कि प्रज्ञा ठाकुर यहाँ आती है तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर को जलाने का जो बयान दिया था, इस पर प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि 7 तारीख को वो पहुंच रही हैं, जो आपको करना है कर लीजिए। गोवर्धन दांगी को उन्होंने ये एक प्रकार से चेतावनी दी थी और चुनौती दी थी। इसके बाद गोवर्धन दांगी की तरफ से भी बयान आया था कि मेहमानों का स्वागत है, वो उन्हें गांधी साहित्य भेंट करेंगे। और इसके बाद, इसके पहले इस दौरान न्यूज़ 18 पर गोवर्धन दांगी ने अपने बयान पर माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन अब प्रज्ञा ठाकुर जो है वो एफआईआर दर्ज कराने की बात कह रही हैं। अपने समर्थकों के साथ 5:30 बजे थाने जाने की बात कही गई। और शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे मामले में अपडेट ले लेते हैं। शरद, 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, तय किया गया था। क्या प्रज्ञा ठाकुर 5:30 बजे थाने जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक वो थाने जा रही हैं। हालांकि करीब 5:30 बज चुके हैं। हम इस वक्त उनका जो घर है रिवेरा टाउन में, उसके ठीक बाहर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो यहाँ से निकलेंगे। और जो जानकारी है उसके मुताबिक वो यहाँ से पहले बीजेपी कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर बाकी के और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ होंगे। और उसके बाद वो कमला नगर थाने पहुँचेंगे, जहाँ पर गोवर्धन दांगी के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराएंगी उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो साध्वी प्रज्ञा को जला देंगे। हालांकि ये बयान दिया गया था उस संदर्भ में जब साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त दूसरी बार संसद के अंदर कहा था। हालांकि उसके बाद भी कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई। खुद गोवर्धन दांगी ने भी माफ़ी मांगी अपने बयान पर और साध्वी प्रज्ञा ने भी नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले बयान पर भी संसद में माफ़ी मांगी। लेकिन अब लगता नहीं है पुनीत कि ये मुद्दा यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद जैसा कि आपको मालूम भी है कि साध्वी प्रज्ञा ने एक ट्वीट कर दिया था और ये चेतावनी दी थी कि आज शाम को 4:30 बजे के आसपास वो गोवर्धन दांगी के घर पर जाएंगी, 8 तारीख को जाएंगी और अगर वो चाहें तो उनको जला दें। हालांकि उसके बाद फिर गोवर्धन दांगी ने ये कहा था कि वो जो गांधी साहित्य है उसके साथ में साध्वी प्रज्ञा का स्वागत करेंगे। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से आज ये नया घटनाक्रम है जिसमें ये कहा जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा गोवर्धन दांगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो हाल फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बीजेपी जो साध्वी के बयान के बाद बैकफुट पर थी वो अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर खेल रही है। और चाहे राहुल गांधी का बयान हो साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी कहने का, ट्वीट में उन्होंने लिखा था, या फिर गोवर्धन दांगी का, बीजेपी अब इसको मुद्दा बनाना चाहती है। जी, बीजेपी मुद्दा बनाना चाहती है। प्रज्ञा ठाकुर क्या राहुल गांधी के खिलाफ भी शिकायत करने वाली है थाने में, या फिर गोवर्धन दांगी के खिलाफ ही? क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई सफाई नहीं आई, लेकिन गोवर्धन दांगी ने तो माफी मांग ली थी। न्यूज़ 18 पर उन्होंने माफी मांगी थी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है, माफ़ी मांग ली थी। बावजूद इसके उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आज जा रही हैं कमला नगर थाने में। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी वो कोई एक्शन लेंगी या कोई ऐसी कार्रवाई करेंगी, क्योंकि गोवर्धन दांगी ने उनको जलाने वाला बयान दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में तुरंत जो बयान जब साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे के संदर्भ में दिया था तो उसके बाद उन्होंने टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था उनके खिलाफ में। हालांकि ऐसी कोई जानकारी अभी है नहीं कि साध्वी प्रज्ञा राहुल गांधी के खिलाफ भी कोई इस तरीके का एक्शन लेंगी या ऐसा कोई कदम उठाएंगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मध्य प्रदेश की सियासत में वो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती हैं, क्योंकि खुद वो भोपाल से सांसद हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए वहाँ पर और देखिए कि कितनी देर में निकलती हैं। 5:30 बजे का वक्त तय किया गया था। फिलहाल शरद, शुक्रिया। अगर निकलेंगी और आगे से जानकारी मिलेंगी तो आपसे दोबारा हम संपर्क साधेंगे। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से कह दिया गया है कि वो एफआईआर दर्ज कराने वाली हैं। और गोवर्धन दांगी, कांग्रेस के जो विधायक हैं जिन्होंने कह दिया था कि जिंदा जला देंगे, यहाँ पर आई तो जिंदा जला देंगे, साक्षात जिंदा जला देंगे, ये शब्द थे उनके। माफ़ी मांग ली थी, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर माफ़ करने के मूड में नहीं है। शिकायत दर्ज कराएंगी, एफआईआर दर्ज कराएंगी बोल दिया है।
आज इंदौर और भोपाल से कमलनाथ सरकार भी दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने जा रही है। इन्हें प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक के नाम दिया गया है। आखिर पूरा मामला है क्या? संजीवनी क्लिनिक काम कैसे करेंगे, कैसे ये पूरी रूपरेखा बनी है, इसकी इस रिपोर्ट में जरा देखिए। कमलनाथ सरकार राज्य की जनता को संजीवनी क्लिनिक की सौगात देने जा रही है। सरकार दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक खोलेगी। इसकी शुरुआत इंदौर और भोपाल से होने जा रही है। इंदौर में सीएम कमलनाथ और राजधानी भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और पीसी शर्मा इसका आगाज करेंगे। इसके बाद संभाग मुख्यालयों में इसकी शुरुआत की जाएगी। फिर धीरे धीरे सूबे के सभी जिलों के वार्डों में इन क्लिनिक को खोला जाएगा। इसके लिए डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया जारी है। दूसरे स्टाफ को भी भर्ती किया जा रहा है। क्लिनिक का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक होगा। डॉक्टर की तरफ से लिखी दवाएं मरीजों को क्लिनिक से ही निःशुल्क दी जाएंगी। हीमोग्लोबिन, मलेरिया, टाइफाइड, प्रेगनेंसी समेत 8 जांच भी क्लिनिक में ही रैपिड किट से की जाएंगी। बाकी जांच संबंधित जिला अस्पताल में कराई जाएंगी। क्लिनिक के लिए जगह उपलब्ध कराने का जिम्मा नगरीय आवास विभाग को सौंपा गया है। मेरा लक्ष्य यह है कि मेरे आम नागरिक को स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी मिले, बेहतर मिले, सुचारू मिले और समय पे मिले। ये हमारा उद्देश्य कि संजीवनी क्लिनिक्स हम हर वार्ड में खोलेंगे। सबसे पहले जो हमारे सभी संभाग हैं, संभाग मुख्यालय पर प्रति वार्ड में ये खोले जाएंगे। तो ये पहला कदम है और इसमें मूल बात ये है, ये नहीं है कि वो मॉडल क्या है, पीपीपी है या सरकारी मॉडल है। मूल बात ये है कि पर्याप्त डॉक्टर की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास डॉक्टर्स की संख्या होगी, मैन पावर होगा, तो जो हर मोहल्ले के हर वार्ड के जो निवासी हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल सकती है। फिलहाल राज्य में 268 संजीवनी क्लिनिक खोलने का टारगेट रखा गया है। क्लिनिक में तैनात होने वाले डॉक्टर्स को 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज करने पर इंसेंटिव भी मिलेगा। सरकार का दावा है कि आम आदमी को राइट टू हेल्थ देना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन जमीन पर इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। पूजा माथुर, न्यूज़ 18, भोपाल। अरुण त्रिवेदी हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में ये सौगात इंदौर से ही मुख्यमंत्री देने वाले हैं। उनसे जानकारी लेते हैं। अरुण, वाकई में एक अच्छी शुरुआत सरकार करने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जयवर्धन सिंह की तरफ से जो बात सामने आई वो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है कि सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है डॉक्टर्स की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक या संजीवनी क्लिनिक खोल रहे हैं, इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है, कब ये सौगात मिल जाएगी और कितने संजीवनी क्लिनिक का शुरुआत करने जा रही है शुरुआती तौर पर? बिल्कुल, देखिए इंदौर से शुरुआत हो रही है और बहुप्रतीक्षित योजना थी। मोहल्ला क्लिनिक है जिस तरह दिल्ली में, उसी तरह ये संजीवनी क्लिनिक खोले जाना है और इंदौर से इसकी शुरुआत हो रही है। इंदौर की अगर बात की जाए तो हमें 29 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने हैं जो मलिन और घनी बस्तियों में ये क्लिनिक खोले जाएंगे। इसमें 10 से 6 बजे तक डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। अभी संविदा के आधार पर डॉक्टरों को भर्ती किया जा रहा है और जो क्लिनिक है वो अलग अलग शहरों में खोले जा रहे हैं। इंदौर में 29 है, बाकी शहरों में भी है 6 क्लिनिक, सागर में है, रीवा में 4 क्लिनिक खोले जा रहे हैं। तो जबलपुर में भी आज शुरुआत हुई है, भोपाल में भी शुरुआत हुई। तो सभी प्रदेशों में ये क्लिनिक खोले जा रहे हैं जिसमें से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इलाज मिल सके। और इसमें भी डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, करीब 29 बीमारियों का इलाज इनमें होगा और 10 बजे से 6 बजे तक डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। तो एक बड़ी सौगात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार की जो लोगों को मिलने जा रही है। एक तरह से कहा जाए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में संजीवनी हॉस्पिटल एक तरह से संजीवनी ही सिद्ध होंगे। और मुख्यमंत्री कमलनाथ अब से कुछ देर में निपानिया में करीब 6:45 बजे का उनका कार्यक्रम है। ऐसा माना जा रहा है कि 2-4-5 मिनट वो लेट भी होंगे तो करीब 7 बजे के लगभग वो यहाँ पर संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद रहेंगे, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह है, गृह मंत्री बाला बच्चन है, ये मंत्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, ये लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो अभी फिलहाल जो कार्यक्रम है वो सीएम का डेली कॉलेज में चल रहा है, जो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है उसमें दिग्विजय सिंह भी मौजूद है और मंत्री भी मौजूद है, प्रियव्रत सिंह भी उसमें मौजूद है, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह भी उसमें मौजूद है। अब से जब ये कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद एक रोटरी क्लब का कार्यक्रम है जो विलियम कन्वेंशन सेंटर में है, वो करीब 6 बजे वो कार्यक्रम होगा। उस रोटरी क्लब के कार्यक्रम के खत्म होने के बाद सीएम निपानिया पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को देंगे।
अरुण, ये काम संजीवनी क्लिनिक कैसे करने वाले हैं, ये लोगों को भी बताइए ताकि उनको सहूलियत हो जाए जब वो जाएं संजीवनी क्लिनिक। कैसे काम करेगा ये, क्या कोई फीस लगेगी, कैसे इलाज होगा? बिल्कुल नहीं, इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी। डॉक्टरों को एक तरह टेबलाइड दिए जाएंगे जिससे वो पर्चा बनाएंगे उसमें, और मरीज का पूरी हिस्ट्री उसमें टेबलाइड में दर्ज रहेगी, और जो दवाइयां हैं वो भी फ्री मिलेंगी, पूरी तरह से फ्री इलाज होगा। साथ ही जो जांचें होंगी, लैब में जो जांच होंगी वो भी फ्री होंगी। अगर कोई डॉक्टर उसकी जांच के लिए लिखता है, वो कहीं से कराता है, तो वो भी फ्री कराई जाएगी। तो जो इलाज है वो पूरी तरह से मुफ्त होगा। 10 बजे से 6 बजे तक ये क्लिनिक काम करेंगे, और इसमें नर्स भी मौजूद रहेंगी, डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे, और विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक जो जिस तरह दिल्ली में काम कर रहे हैं, उसी तरह ये काम करेंगे, और आगे चल के अगर इससे अच्छे परिणाम मिले तो सरकार 100 क्लिनिक और अनेक शहरों में एक खोलेगी। तो एक बड़ी योजना है, सरकार की स्कीम है। स्वास्थ्य को लेकर सरकार काफी सजग है, क्योंकि अभी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद एक बड़ा कदम सरकार का है संजीवनी क्लिनिक का। बिल्कुल। अरुण, एक बात और है, डॉक्टर्स की भर्ती कैसे की जा रही है? क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है, जिला अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, जितनी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है, और दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक्स या संजीवनी क्लिनिक की बात हो रही है तो वहाँ पर भी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। कैसे सरकार इसकी भरपाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए 5000 डॉक्टरों की कमी है मध्य प्रदेश में, लेकिन सरकार का कहना है कि पीएससी के माध्यम से डॉक्टरों का चयन होता है, तो पीएससी अपना काम कर रही है, और इस साल करीब 2 से 2500 डॉक्टर मिल जाएंगे। लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक है उन पे तो संविदा आधार पर डॉक्टरों की नियुक्तियां है। पीपीपी मॉडल पे ये संजीवनी क्लिनिक काम करेंगे, और डॉक्टर जो होंगे उनको प्रति मरीज 40 रुपए दिए जाएंगे, और ऐसा अभी प्रावधान है। और डॉक्टरों के लिए यहाँ पे संविदा की नियुक्ति अभी सरकार ने की है, और ज्यादा से ज्यादा जब डॉक्टर मिलते जाएंगे तो इन क्लिनिकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। हालांकि डॉक्टरों की कमी जरूर, लेकिन एक सेवा भाव का एक काम है, इसलिए सरकार उन डॉक्टरों को उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर उन्हें उपलब्ध हो जाए। इसीलिए पहले चरण में कम जगहों पर ये क्लिनिक शुरू हुए हैं। उनकी पूरी जो योजना है पूरे मध्य प्रदेश में खोलने की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी डॉक्टरों की है, उसके लिए भी सरकार इंतजाम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। पार्टी 3 स्तर पर घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें प्रदेश स्तर, निकाय और वार्ड स्तर पर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। वार्ड स्तर पर पार्टी के प्रत्याशी अपना स्थानीय घोषणा पत्र जारी करेंगे। और देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, आखिर क्या वजह है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र 3 स्तर पर जारी कर रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि शहरी संग्राम में इस वक्त घोषणा पत्र को लेकर के हलचलें हैं, और घोषणा पत्र समिति की आज बैठक यहां पर रखी गई है। बीजेपी के घोषणा पत्र के जो संयोजक हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो तमाम लोगों से राय मशवरा कर घोषणा पत्र तैयार करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि 3 स्तर पर इस बार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जो मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा पत्र जो है वो जारी किए जाए, जिसमें नगर निगम के अलावा नगर पालिका और वार्ड स्तर पर जो पार्षद होंगे वो अपने स्तर पर अपनी घोषणा करेंगे। हालांकि जिस तरह से ये देखा गया था कि कई ऐसे मुद्दे रहे और कई ऐसे बड़े निर्माण कार्य रहे जिसको लेकर के बीजेपी को अब तक फजीहत का सामना करना पड़ा था, चाहे स्काई वॉक की बात करें या फिर एक्सप्रेस वे में भ्रष्टाचार की बात करें, तो इन तमाम बड़े योजनाओं, बड़ी निर्माणों से परे बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि अब जमीनी स्तर पर किसी तरह से लोगों के मुद्दों को लाया जाए, और इसलिए ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि 3 स्तर पर यहाँ पर घोषणा पत्र बीजेपी जारी करे, जिसमें नगर निगम के लिए अलग वादे होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अलग वादे होंगे, और साथ ही वार्ड स्तर पर जो काम किए जाएंगे उसके लिए पार्षद अपने क्षेत्रों की समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर वादे जो है वो करेंगे। देवव्रत, यहाँ पर सवाल ये है कि मुझे कुछ दिनों पहले की बात याद आ रही, लोकसभा चुनाव याद आ रहा है, जब रायपुर में प्रत्याशी जो थे प्रमोद
दुबे, उनकी तरफ से जब अपनी तरफ उन्होंने अलग से जब घोषणा पत्र जारी किया था अपना, तो बीजेपी निशाना साध रही थी। आज वार्ड स्तर पर प्रत्याशी खुद, बीजेपी के प्रत्याशी खुद अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। ये बात वक्त के अनुसार, माहौल के अनुसार हर सियासतदान और हर सियासी दल अपने हिसाब से बदल लेते हैं, याद होगा आपको। जी, यही देखने में मिला था, क्योंकि इतिहास यही कहता है कि दोहराया जा रहा है, लेकिन ये कांग्रेस की जगह बीजेपी में है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान प्रमोद दुबे ने जब अपना पर्सनल घोषणा पत्र जारी किया था, उस दौरान काफी फजीहत का सामना भी उन्हें करना पड़ा था। और अब बीजेपी इसी नक्शे कदम पे है कि अलग अलग जगहों के अलग अलग जो है घोषणा पत्र जारी करने में लगी हुई है। लेकिन ऐलान तो इन्होंने कर दिया है घोषणा पत्र जारी करने का, लेकिन अब तक इसे लेकर के काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। एक बार इसे लेकर के बैठक हुई जिसमें पूर्व महापौर और पूर्व नगर पालिका के अध्यक्षों को बुलाया गया, उनसे राय मशवरा किया गया, लेकिन आखिर अगर घोषणाएं करनी है तो वो कौन कौन सी घोषणाएं होंगी, जो कि यहां पर, क्योंकि प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार है नहीं, कांग्रेस की सरकार है। अगर बड़े वायदे कर भी लेती है बीजेपी तो उसको निभाएगी कैसे? और ये कई तरह की एक बात और भी है देवव्रत के, बीजेपी जो वादे कर देती है वो तो शायद सोच समझकर एक दल के तौर पर किया जाए, लेकिन 2180 वार्ड है और उसके वार्ड का अगर हर प्रत्याशी अपने हिसाब से ऊंचे ऊंचे वादे कर देगा तो पूरा कैसे किया जाएगा? ये क्या छलावा है? देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का हम रुख करते हैं। बुधनी पहुंचे प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज जन चौपाल लगाई और अधिकारियों तक की क्लास ली। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों के सामने चौपाल में आए किसानों से उनकी समस्याओं को सुना और अफसरों से उसे दूर करने के निर्देश दिए। शिवराज सिंह चौहान ने जन चौपाल में बुधनी एसडीएम से कहा कि वो सही जानकारी ही यहां रखें और दें। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ होशंगाबाद से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ हुआ इस जन चौपाल में, शिवराज सिंह चौहान की जन चौपाल? जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तहसील परिसर में जन चौपाल लगाई और मौके पर ही लोगों से न केवल आवेदन लिए बल्कि जो समस्याएं थी उन समस्याओं के बारे में 1 to 1 करके अधिकारियों से चर्चा भी की। इस दौरान जब एक ग्राम का मसला सामने आया कि वहां पर प्रधानमंत्री आवास के लिए भूमि मिलनी थी और अधिकारियों ने कहा कि वो वन क्षेत्र की भूमि है, तो उन्होंने एसडीओ फॉरेस्ट सहित एसडीएम से कहा कि वन क्षेत्र की भूमि है और 70 साल से यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो इसके तो प्रावधान है, वहां उन्हें रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। एसडीएम जब गलत जवाब दे रहे थे तभी शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने टोका और टोकते हुए कहा कि सही जानकारी लेकर के आए और सही जानकारी ही यहाँ दें। इसी प्रकार एक एक करके बिजली विभाग या अन्य सभी विभागों के, जनपद सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया और जिस प्रकार के आवेदन थे उस प्रकार के आवेदन लेते हुए उन्हें तत्काल मौके पर ही निराकरण करने के निर्देश दिए। लोग कितने संतुष्ट नजर आए? जी, लोगों में बड़ा संतुष्टि का भाव इस दौरान देखने को मिला। दरअसल एक मसला और आया था, अंत्येष्टि सहायता जो पूर्व सरकार में संबल योजना के तहत दी जाती थी, तो वहां पर कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे थे जिन्हें लाभ नहीं मिल पाया था। तो जब पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा और लोगों ने हाथ उठाए तो उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि इनकी समस्याओं का निराकरण क्यों हुआ है, तो अधिकारियों ने कहा कि किसी कारणवश अभी नहीं हो पाया, शीघ्र ही कर दिया जाएगा। तो लोग निश्चित तौर पर संतुष्ट थे। चलिए, शुक्रिया आपका। और शिवराज सिंह चौहान ने जन चौपाल में और क्या कुछ कहा, ये सुनवा देते हैं दर्शकों। रब करें फॉरेस्ट की जमीन, जब खेती के लिए फॉरेस्ट की जमीन के पट्टे हो गए तो इनमें कौन सी प्रॉब्लम थी और कौन ने लिख के दिया फॉरेस्ट की जमीन? फॉरेस्ट वाले हैं क्या? फॉरेस्ट वाले होंगे ना, फॉरेस्ट विभाग के लोग जो आ जाए। बीच बीच में पैसा आता है, फिर 5-7 दिन के लिए गैप हो जाता है, फिर आ जाता है। एक साथ नहीं आ रहा जितने पेंडिंग है। अब पूरी सूची भेजें, इसमें भी यही दिक्कत है, पैसा नहीं आ रहा है, रुक रुक के। पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने एक बार फिर से हीरा उगला है। यहाँ के एक युवा व्यापारी राहुल अग्रवाल को 13.21 कैरेट का उज्जवल किस्म का हीरा मिला है, जिसकी कीमत करीब 50 से 75 लाख रुपए आंकी जा रही है। हीरा 13 कैरेट 21 सेंट का है, जो रानीपुर में उथली खदान में मिला है। करीब 1 साल से मेहनत कर रहे थे। आज सुबह 10 बजे के आसपास मिला है, जो हम लोग हीरा कार्यालय लेके आए और जमा कराया। ये राहुल अग्रवाल को फरवरी 2019 में पट्टा दिया गया था। तो रानीपुर
रानीपुर क्षेत्र से इनको 13.21 सेंट का हीरा मिला है, जो कि अच्छे क्वालिटी का है और इसको अगली नीलामी में रखा जाएगा। संजय तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ पन्ना से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, पन्ना की धरती के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कब किसकी किस्मत पलट जाए और किसकी किस्मत चमक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक किराना व्यापारी के साथ भी हुआ यहाँ पर। बिल्कुल सच कहा आपने। यहाँ की धरती जो रत्न गर्भा धरती है, कब किसी सड़कपति को लखपति और करोड़पति बना दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एशिया की एकमात्र मैकनाइज्ड खदान है एनएमडीसी में मैकनाइज्ड, और इसके अलावा यहाँ पर करीब 7 चलिए, लगता है कि संपर्क में कुछ दिक्कत आई है, लेकिन वाकई में ये पन्ना की धरती, और ये ख़ास बात ये है कि बीते कुछ वक्त से पन्ना से ख़बरें ऐसी आ रही हैं, और ये अच्छी खबर भी है कि एक तो यहाँ पर कभी भी किसी की भी किस्मत पलट जाती है। तो एक बार फिर से एक किराना व्यापारी जो है उसकी किस्मत पलटी, और यहाँ पर ये जो हीरा मिला है ये 13 कैरेट 21 सेंट का ये हीरा है, और उसकी बाज़ार में कीमत करीब 50 से 75 लाख रुपए आंकी गई है। एक साल तक मेहनत की गई, लेकिन उसके बाद जो नतीजा सामने आया वो देखिए, ये हीरा है और इसकी कीमत देखिए, इसकी कीमत है 50 से 75 लाख रुपए। तो फिर से एक बार एक व्यापारी की किस्मत पन्ना में चमकी है और उसे इतना ये हीरा उसके किस्मत में आया है। न्यूज़ 18 मध्य